श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम इनसे मिलिए में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाते हैं, हम उनसे भेंट करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। संघर्ष के बदौलत वो आज इस मुकाम पर हैं और निरंतर आज भी लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। ऐसी ही एक हस्ती आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप हैं वरिष्ठ रंगकर्मी, लेखिका और कहें कि बहुआयामी प्रतिभा की धनी व्यक्तित्व प्रेमलता मिश्र प्रेम जी। आपको वर्ष 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो प्रेमलता मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। आज मेरा सौभाग्य है जो मैं यहाँ आप लोगों के समक्ष हूँ, श्रोताओं के समक्ष हूँ। जी, हम गौरवान्वित हैं आपको अपने स्टूडियो में पाकर और हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मैडम। सबसे पहले हम आपके व्यक्तिगत जीवन, आपकी शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा बीता, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आप कहाँ की रहने वाली हैं? धन्यवाद सचिन जी। मेरी जो जहाँ तक बचपन की बात है तो मुझे लगभग 58-59 साल पहले जाना पड़ेगा, जबकि मैं समझदारी हुई, सुनने के लिए, देखने के लिए कुछ मिला और मैं समझने लगी जी ये संगीत है या बहुत अच्छा है, इसमें बहुत आनंद है जी। तो ये जैसे कि आप तो जानते ही मेरा वैसे जन्म है रहिका मधुबनी। जी जी। हाँ, मधुबनी जिला में रहिका है जी, एक ब्लॉक है। हाँ, रहिका ब्लॉक भी है और बहुत एक विकसित गांव है। जी 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 जी। हाँ, और वैसे ननिहाल जानते ही पहले के ज़माने में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब रहते थे तो ननिहाल में थोड़ा ज़्यादा आना जाना रहता था। जी जी। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले होता था जी। तो मैं ननिहाल मेरा हुआ समस्तीपुर ज़िला, वो देवधा पटसा कहलाता है। और मेरे मामा जो थे सो शास्त्रीय संगीत के कलाकार थे जी। वो उनका चलते रहता था, उनका रियाज चलते रहता था, रियाज ही ज़्यादा करते रहते थे वो आदरणीय उस समय चंद्रशेखर खां जी थे, बहुत बड़े शास्त्रीय संगीत का में उनका नाम है जी। तो उनके वे शिष्य थे जी। उनका ठुमरी गायन बहुत प्रसिद्ध था, मैं सुनी हुई हूँ। बिल्कुल। हाँ, वो नहीं जानती थी कि ठुमरी है क्या है उस समय, तो ये नहीं, लेकिन रुचि आपकी उसमें थी संगीत तो वहाँ पर संगीत का चलता ही रहता था। अब खूब मजमा, वो पुराने ज़माने का खूब मजमा लगता था। संगीत के बांसुरी वादक हैं, तबला वादक हैं, बहुत सारे लोग जुटते थे शाम के समय में। बहुत बड़ा दलान है, देहात का जो होता है बहुत बड़ा दलान है, प्रांगण है, सारे गांव के लोग, जो भी अगल बगल के लोग भी शाम के समय में आज वहाँ हो रहा है। मतलब सुनने वाले, चाहने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सब एकदम रहते ही थे जी। काफी खुशनुमा माहौल कल्पना करके ही ऐसा लग रहा है। वो माहौल ही दूसरा था जी। तो उस समय में, उस समय से ही पुराने मेरी माँ भी थी, वो भी थी, तो सबको अच्छा लगता था। घर में, परिवार में वैसा ही माहौल था। मेरे मामा तो 3 बजे रात से ही जो रियाज शुरू करते थे तो भगवान का नाम लेते थे, रियाज से ही राम जो कहते थे, एक बार गए तो कितनी दूर के बाद, कितने बहुत समय के बाद मौका आता था। जी जी। आलाप बहुत लंबा था। आलाप बहुत लंबा। हमको तो अजीब सा लगता था, बाप रे मामा कैसे ऐसे करते हैं। उसके बाद मामा हमको चाहते थे हम भी सीखें। जी जी। मैं 6-7 साल की थी, 6 साल की, तो ले गए। वो ठाकुरबाड़ी में रहते थे, रियाज करते रहते थे। सवेरे सवेरे उठ के हमको चलो वहाँ बैठा देते थे और उसके बाद कुछ जो सरगम है या कुछ छोटा कुछ जो है वो कहते थे गाओ, और दरवाज़ा बंद कर देते थे, बाहर से चले जाते थे। वहाँ तालाब था, नहाने या कुछ भी। मेरी नानी जो है वो इतना गुस्सा होती थी वो ज़बरदस्ती कहती है ऐसे करता है, ये तो मर जाएगी, कैसे क्या सीखेगी। अब वो नानी हमको मुक्त कर दी उससे, नहीं हमको तुमको नहीं जाने देंगे, बहुत तकलीफ देता है, बंद कर देता है, बहुत देर तक रियाज करवाता है। उसके बाद वो
मैं तो कुछ नहीं सीख सकी, बस सुनती रही, आज भी सुनती हूँ। बचपन से ही आपको संगीत सुनना पसंद था। और गाना तो है ही, मिथिला की जो महिलाएं हैं कौन गीत नहीं गाती हैं, सब गीत गाती हैं। लोकगीत जो है, पारंपरिक गीत सब, तो वो सब तो रहा। मिथिला क्षेत्र अपने आप में परंपरा कला के लिए समृद्ध क्षेत्र है, तो वो सब तो रहा। लेकिन वो जो एक रुचि जो जिससे जगी वो मैं नहीं कर सकी। खैर जो हुआ जी। और फिर उसके बाद कैसे कैसे क्या हुआ कि मैं रंगमंच से जुड़ गई जी। क्या कहा जाए जी, ये तो कला का क्षेत्र है, आपको रुचि संगीत से थी और फिर हर एक कला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रंगमंच में भी तो संगीत का उपयोग होता है। रंगमंच में तो सब कुछ रहता है जी, सब कुछ रहता है, क्या नहीं रहता है रंगमंच में। बिना संगीत सब कुछ रहता है, संगीत, अभिनय, लाइट सब है, सब कुछ उसमें है। तो आपने बताया संगीत में आपकी रुचि थी बचपन में, फिर आपकी प्रारंभिक शिक्षा और हायर एजुकेशन कैसे हुई? कुछ दिन तो ननिहाल में रही, तो आना जाना रहता था ननिहाल गांव, पहले तो ऐसे ही होता था। तो फिर अपने गांव में ही, फिर रहिका मधुबनी जो है रहिका में ही मैं मिडिल स्कूल में मेरा नामांकन हुआ। फिर वहाँ से पास करके फिर अपने गांव में ही हाई स्कूल उसी समय खुला जी। तो उसमें एडमिशन हुआ। तो वहाँ से मैं मैट्रिक पास की 63 में जी। हाँ, और उसके बाद मैं पटना आ गई, 64 में मैं पटना आ गई। तो पटना आई ये भी एक संजोग है, क्योंकि मेरे पतिदेव जी यहाँ कुछ कोई किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए थे जी। तो यहाँ पर मेरे काका नागार्जुन यात्री, मैथिली में यात्री और हिंदी में नागार्जुन प्रसिद्ध, तो उनके यहाँ मेरा रहना हुआ। होता है ना, जब नया शहर में कहीं कोई जाता है तो जो रिलेटिव रहे वहाँ जाके लोग ठहरते हैं। जी बिल्कुल। तो वो ठहरे, यहाँ साक्षात्कार हुआ उनका। तो साक्षात्कार के लिए जो आए थे जिस जॉब के लिए, वो तो नहीं उनको हुआ, लेकिन कुछ और दूसरी तरफ मुड़ गए। हाँ, दूसरी व्यवस्था हो गया। तब जब मेरे काका को पता लगा कि मैं मैट्रिक पास कर गई हूँ, गांव में हूँ, तो वो बोले कि वो गांव में क्यों है, जब मैट्रिक पास की है तो फिर इतना संघर्ष करके, जब गांव में पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था, माहौल क्या, कोई पढ़ती ही नहीं थी। उस समय की बात है। उस समय जब पढ़ना लिखना भी महिलाओं के लिए दुष्कर था। घर में जो पढ़े लिखे, स्कूल जाने की तो बात थी ही नहीं जी। उस समय आपने मैट्रिक पास किया? बिल्कुल नहीं, यानी मैट्रिक पास किया, स्कूल गई, वो बहुत समझिए जो बहुत कठिन समय था, बहुत संघर्षमय था। मैं छिप के चोरी चोरी में स्कूल जाती थी, फिर पढ़ती थी, फिर वहाँ से आना, घर तक आना, फिर शादी भी हो गई। 12-13 साल में तो मेरी शादी हो गई। तब उसके बाद भी जो पढ़ाई कंटिन्यू करना मुश्किल, तो वो तो हमारे पतिदेव थे। और चूँकि मैं माता पिता की एकमात्र संतान थी, तो मेरे पिताजी या माँ सोचती नहीं इसको पढ़ाना है, पढ़ना है। माता पिता की सोच उस समय भी काफ़ी उच्च थी शिक्षा के प्रति। हाँ, शिक्षा के प्रति इसलिए भी थी। हम एक बात कहें, मेरे पिताजी वैद्य थे जी उस समय में। अब वो 13-14 साल कलकत्ता में रहे, वहाँ वैद्याचार्य की पढ़ाई की जी जी। तो वो हमको अभी लगता है, उस समय तो कुछ नहीं, मेरे पिताजी तो बहुत जल्दी असमय चले गए, लेकिन लगता है जो वो जो वहाँ बंगाल में जो लड़कियों को देखे होंगे जिस तरह पढ़ाई लिखाई या उस तरह का, तो उनको लगता था मेरी एक बेटी है तो इसको भी पढ़ना है। तो समाज के लोग कुछ भी किया, कितना भी शिकायत किया, मेरे पतिदेव को भी, जो आप शादी हो गई, छोटी तो थी मैं, 8वां में पढ़ती थी, तो शादी हो गई, तो नहीं अब ससुराल जाएगी, रहेगी, यहाँ क्यों है। लेकिन मेरे पिताजी, मेरी माँ, और मेरी माँ भी बहुत उस समय की पढ़ी लिखी थी जी। हाँ, तो उसके बाद पतिदेव भी सहयोग, उनका भी सहयोग रहा, इसलिए मैं मैट्रिक पास कर गई गांव से। और शिक्षक भी वैसे ही थे मेरे, शिक्षक इतना सहयोगी थे, शिक्षक का सहयोग नहीं होता तो गांव वाले हमको न पढ़ने देते न स्कूल जाने देते जी। कुछ परिवार से ज्यादा समाज का एक प्रेशर होता था उस समय। बहुत कि महिला कैसे बाहर निकल के प्रेशर, बहुत सब सोचा नहीं जा सकता है आज के दिन में, सोचा नहीं जा सकता। आपके परिवार का, आपके शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान रहा। आपने शिक्षा प्राप्त की।
उसके बाद आप पटना आई। हाँ। और बाबा नागार्जुन से आपकी भेंट हुई। उन लोगों को मैं जब स्मरण करती हूँ तो मैं रोमांचित हो रही हूँ, जो कैसे उन लोगों ने मेरा सहयोग किया, किस तरह हमको मदद मिली। और फिर मैं आपके सामने आज आप इस मुकाम पर हैं कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। हम आगे की यात्रा आपसे भी जानना चाहेंगे। आपने बताया कि पटना आई और कवि नागार्जुन जी से आपकी भेंट हुई, आपके चाचा ही थे यहाँ, आप उनके यहाँ रुकी। आगे कैसे उन्होंने आपको गाइड किया, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अब यहाँ जब मैं आई तो कुछ दिन रही, उसके बाद कहे कि तुम बैठ के क्या करोगी, बैठी रहोगी ऐसे? नहीं तो क्या करेंगे, कुछ करो जी, कोई स्कूल ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन करेंगे, वो तो बाद की बात है। स्कूल भी उन्होंने ज्वाइन करा दिया हमको। अच्छा। कुछ निकला अखबार में, कहे जाओ यहाँ देखो जाओ जी। और उसके बाद सबसे पहले क्या काम किया, वो कहे चलो आकाशवाणी चलो। अच्छा, आकाशवाणी पटना। आकाशवाणी पटना। अब मैं तो उस समय में रेडियो भी कितना होता था गांव में, बहुत कम। लाइसेंस भी हुआ करता था रेडियो के लिए। वो जो घूमने वाला जो होता है ग्रामोफोन वही होता था, लगा देता था, लोग गाना सुनता था। बहुत कम रेडियो रहता था। लेकिन यहाँ जब आई तो कही आकाशवाणी चलो, तो हम कह रहे वहाँ जाके अब उनको मैं क्या कहती तो कहे वहाँ जाके हम क्या करेंगे, क्या नहीं कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, चलो पहले तो। अब जैसे हमको याद है, जैसे स्कूल में हमको हमारे बुजुर्ग या हमारे जो अभिभावक थे वो उंगली पकड़ के जैसे स्कूल ले गए, चलो नाम लिखा देते हैं, ठीक उसी तरह मेरे काका चलो आकाशवाणी ले चलते हैं। यहाँ आई तो आकाशवाणी, अब क्या कहें, उस समय तो इसका ऐसा था माहौल कि उसका वर्णन मेरे बस की शब्दों में अभी कल्पना नहीं की जा सकती। नहीं। और एकमात्र माध्यम एक से एक लोग थे यहाँ जी, विद्वान और बहुत नम्र, बहुत उनका ऐसा व्यवहार होता था कलाकार के, छोटे छोटे नए कलाकारों के प्रति उनका बहुत स्नेह होता था। बहुत आदर होता था। तो कभी कभी लगता था बाप रे, मैं इतनी छोटी हूँ, कितना आदर से हमको बुला रहे हैं। तो लगता था ये तो कला संस्कृति का मंदिर है, तो वैसे ही तो सबसे पहले वो हमको ले गए। उस समय मधुकर गंगाधर थे, डॉक्टर मधुकर गंगाधर थे, हिंदी विभाग के। तो वो तो हिंदी के थे ही, काका मेरे, तो वहाँ ले गए, उनके पास बैठाए। तो क्या करोगी, तो कुछ इससे कुछ काम लीजिए। तो फिर ऐसा हुआ, जो फिर मैथिली में जो लोग थे वो भी, तो चलो पहले ऑडिशन दो, एक तो फॉर्म दे दिया, चलो नाटक का ऑडिशन दे देना। ठीक है, तो फॉर्म मिल गया। उस समय भी ऑडिशन भी जल्दी, मतलब आजकल जैसे 6 महीना या बहुत दिन पर होता है, जैसे सुनते हैं अब तो हमको सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन पहले जल्दी होता था। और नाटक भी बहुत होता था जी। अब मैथिली में 2, देखिए, एक भारती में, एक चौपाल में। जी, ये कार्यक्रम भी उतने ही पुराने हैं। हाँ जी, भारती में, एक चौपाल में जी। और फिर हिंदी का तो अलग था जी, वो था ही। तो ये सब कार्यक्रम होता था, तो उसमें मैं ऑडिशन दी, पास कर गई जी। काका बोले कि हमारे काका के बड़े बेटा शोभाकांत मिश्र, तो वो कहते थे, काका एक लाइन की चिट्ठी लिखते थे, शोभाकांत इसको ऑडिशन दिलाने के लिए आकाशवाणी ले जाना। फिर एक पोस्ट कार्ड कि ऑडिशन कैसा हुआ। मतलब कभी इतने बड़े थे कि वो भी तो बच्चे जैसा बहुत ही सहज हृदय, जैसा कि हम सुनते हैं, सहज, बहुत सरल, बचपन जैसा, बचपना जैसा, बचपना जैसा कहा नहीं जा सकता है। इतना सरल, कैसे वो गए, कैसे यहाँ छोड़ करके विदेश जहाँ तहाँ चले गए, बौद्ध बन गए, ये सब वो सब कहानी सुनाते रहते थे जी। तो ऐसा उनका स्वभाव था हम लोगों के प्रति। तो क्या कहें, इस तरह आकाशवाणी पहुंच गई आपका और जुड़ाव आकाशवाणी का
चलने लगा जी। आकाशवाणी में कार्यक्रम होने लगा, चलने लगा जी। और फिर आप शिक्षिका हुई? हाँ, शिक्षिका तो खैर ज्वाइन की तो जी। वो भी चलता रहा। फिर घर में परिवार, बाल बच्चा, सब कुछ जी, जी, सब कुछ हम लोग का पुराने ढंग का परिवार था ना, ज्वाइंट। हाँ, ज्वाइंट, ऐसा जो कि पति भी हैं, सास भी हैं, कभी सास भी हैं, ननद हैं, जेठानी हैं, फिर बच्चे हैं, देवर के बच्चे हैं तो जेठ के बच्चे हैं जी, और फिर बच्चे अपने ननिहाल में भी रह रहे हैं। हाँ, मतलब इस तरह बहुत का भरा पूरा परिवार पहले इस तरह का रहता था। देखिए, इस तरह का परिवार था तो बहुत आनंद था जी, कोई तकलीफ नहीं। अब छोटा परिवार हो गया है तो कष्ट ही कष्ट है, जैसा कि देखने को मिलता बिल्कुल, है। बिल्कुल देखने को मिलता ये है। तो वास्तविकता है। हाँ, वास्तविकता जी। तो आप आकाशवाणी से जुड़ी, पटना में रहने लगी, शिक्षिका हुई, उसके बाद रंगमंच से कैसे आपका जुड़ाव हुआ, ये हम आपके संस्मरण के गलियारों से जानना चाहेंगे। देखिए, रंगमंच तो संगीत के बारे में तो बता दी मैं जी, और रंगमंच का जो जुड़ाव हुआ उसका श्री गणेश जो हुआ सो गांव में ही हो गया। कैसे हुआ श्री गणेश कि मेरे शिक्षक जो थे, विद्यालय के शिक्षक, खास करके मैं अपने प्रधानाध्यापक, उनका नाम, उन लोगों का व्यवहार, वो मैं कहूँगी। जो वो लोग ऐसा थे कि बच्चों को चाहते थे, जो खास करके प्रधानाध्यापक जो चंद्रिका प्रसाद थे जी जी, तो 2 साल पहले वो दिवंगत हो गए। तो वो इतने बड़े आर्टिस्ट थे खुद, जो वो हरदम चाहते थे कि हमारा बच्चा सिर्फ विद्यालय में पढ़ना, विद्यालय का होमवर्क करना, किताबी कीड़ा बन के ना रहे, ऐसा नहीं रहे, हमारा बच्चा और कुछ करे जी। उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे। जैसे 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ और भी सरस्वती पूजा हुआ, तो उस समय बच्चों से वो तरह तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना चाहते थे। जी, जी। तो जैसे गीत हुआ, कहानी कहना भी वो हमको शुरुआत करवाए। आप आज एक सफल कथाकार भी हैं। कहानी कहो, कहानी बोलो कुछ, तो कथा पाठ, उसको कथा पाठ कहा जाता था। कथा पाठ लोग बच्चों से करवाते थे, सब अपना अपना कथा सुनाता था। फिर नाटक भी वो करना चाहते थे, तो उस समय नाटक जो होता था, अभी तो हाल फिलहाल में भी हम पटना भी आए हैं, तो जो लड़के होते थे वही लड़कियों की भूमिका भी वही लोग करते थे। बिल्कुल, क्योंकि उस समय का माहौल ऐसा था कि महिलाएं मंच पर नहीं आ सकती। यानी बाहर से भी हिंदी नाटक सब भी आता था, गांव में लोग बुलाते थे जी। तो उसमें भी वो जो महिला की भूमिका का जो लड़का सब ही रहता जी, था जी, जी। तो वहाँ भी यहाँ भी लेकिन हमारे मास्टर साहब बोले कि नहीं, ऐसा करते हैं कि तुम लोग नाटक में भाग लो। छात्राएं जो महिला की भूमिका है, छात्राएं करें। जी जी, ये एक सोच उस समय उन्होंने डेवलप की। अब बताइए, ये इनोवेशन उस समय की बात है, और हमारे शिक्षक ये चाह रहे हैं कि हमारी छात्रा महिला की भूमिका करे, मंच पर जाए। ये कितना बड़ा आंदोलन हुआ जी। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जी। इसीलिए ऐसे गुरुओं को लोग ईश्वर तुल्य पूजते हैं। ईश्वर, साक्षात ईश्वर। तो वो किए, रिहर्सल होने लगा, और वो नाटक था पंडित गोविंद झा का बसात जी। वो आज भी पॉपुलर है जी, बिल्कुल। हाँ, तो वो नाटक था और उसमें हम लोगों की भूमिका थी, रिहर्सल हुआ। लेकिन क्या हुआ, जो हमारे यहाँ स्कूल विद्यालय में पढ़ती तो मैं तो रोज़ स्कूल जाती थी, लेकिन वहाँ यानी 71 लड़का, 2 लड़की, 3 लड़की, ऐसा होता था। लड़की तो 1-2 मेरे गांव के तो मैं ही थी, बगल के गांव की 1 और दूसरे बगल के गांव के 3 लड़की। वो भी काफ़ी संघर्ष करके विद्यालय पहुँचती थी। पहुँचती थी। तो वो था, तो वो कहते थे। तो क्या हुआ, जो जब जिस दिन नाटक होना था उससे पहले जो लड़के थे वर्ग के, वो लोग तो पता लगाते थे जो ग्रामीण का क्या सोच है इसके बारे में। जब ग्रामीणों को पता लगा कि यहाँ नाटक होना है, तो नाटक तो होना है, लेकिन हमारे गांव की लड़की उसमें भाग लेगी, तब उन लोगों का मूड थोड़ा ऐसा बन गया कि अगर मंच पर आएगी
तो शिक्षक को ही प्रताड़ित किया जाएगा। जी जी। तो अब लड़का सब पता लगा के शिक्षक को बताया कि देखिए मास्टर साहब, नाटक तो होगा लेकिन कुछ लोग ऐसा सोच के रखा है जो वो आएगा और कुछ हो सकता है उपद्रव फैलाने की कोशिश, इस तरह की बात करे। तब शिक्षक भी थोड़ा सहम गए और उसके बाद हम लोग पूरा तैयार होकर के मेकअप करके, अब कुछ देर के बाद नाटक होना है, तो हम लोगों को मास्टर बोले नहीं। अब वो ऐसा वो लोग बोलने लगे जो ये शिक्षक सब जो है इसको लगता है चुट्टी को जब मरने का होता है तो पंख निकल जाता है। हाँ। ठीक वही बात है। तो हम इन लोग अच्छा जी पता चलाएंगे। जी जी। तब वो लोग भी सोचे कि चलो गांव की बदनामी होगी, शिक्षक प्रताड़ित और माहौल बेकार का खराब हो जाएगा समाज का। जी, रहना उसी समाज में है। हाँ, तो ठीक है। वो हम लोगों को चुपचाप रात में सबको घर पहुंचा दिए। वो वही ख़त्म हुआ। अब वो ख़त्म हुआ तो वहाँ से मेरी जिद शुरू हुई। वाह जी, आज मुझे करने नहीं मिला देखो तो मैं सफल बनूंगा। मिलेगा तो हो सकता है, अगर ईश्वर ऐसा मौका दे तो फिर होगा। बिल्कुल। अब फिर यहाँ जब आकाशवाणी से जुड़ी तो यहाँ आकाशवाणी में जो नाटक होता था उसमें जो कलाकार सब जुड़े थे वो सब जो थे वो सब चेतना समिति एक संस्था है, पुरानी संस्था है मैथिली का। तो 54 में इसका स्थापना हुई जी। तो उस समय से है। तो वहाँ भी नाटक हुआ करता था लेकिन वही पुरुष पात्र ही महिलाओं की मंच पर करते थे। तो यहाँ जब लोगों को कहे जो नहीं अब हम लोग नहीं करेंगे, सो ऐसा करेंगे आप लोग जैसे यहाँ करती हैं वहाँ भी कीजिए ना, वहाँ भी आप लोग भाग लीजिए। कैसे वहाँ कैसे भाग ले, यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है कौन है नहीं है, वहाँ तो सब देखेगा, कुछ भी अनहोनी हो सकता है। तो नहीं कुछ नहीं होगा। खैर सबों से पूछा गया, 2-4 जो उस समय जो महिला कलाकार सब यहाँ आती थी आकाशवाणी से, उन लोगों से पूछा गया, सब नानू होते रहा। फिर उसके बाद पकड़ में मैं आ गई और उस समय आपको यहाँ आकाशवाणी से जो अब नहीं रहे, बहुत चौपाल में मैथिली के जो थे छत्रानंद सिंह बटुक भाई की बात कर रहे हैं। जी। और नाम उनका छत्रानंद सिंह झा, उन्होंने इसका शुरुआत किया। उस समय में जो वो लोग थे उनमें ये भी शामिल हुए और लोगों को जो कैसे मैथिली नाटक चेतना समिति में हो और महिला की भूमिका महिला को ही करना है। तो मैं डरते अब उसके बाद नाटक करने के बाद जब मंच से उतरूंगी क्या होगा भगवान जाने। जी। क्या, लेकिन मेरे पति को समझाया गया तो मेरे पति भी इसलिए नहीं विरोध किया, पढ़ाई लिखाई में तो नहीं, इसलिए भी कि मेरे काका थे मेरे अभिभावक, तो उनको लगा जो अगर कुछ ऐसा ठीक नहीं रहता तो काका तो अनुमति ही नहीं देते। बिल्कुल। तो इसलिए मैं रंगमंच से जुड़ गई और चलता रहा, परिवार भी चलता रहा, नौकरी भी और रंगमंच भी। जी, तो काफ़ी संघर्ष। आपने बचपन की जो कहानी आपने बताई गांव की, उसके बाद फिर यहाँ पर पटना आने के बाद भी रंगमंच में महिलाओं को मौका दिया गया और आकाशवाणी में भी आप आई। तो संघर्षपूर्ण यात्रा आपकी रही और इतनी लंबी यात्रा जो आज हम देख रहे हैं आप इस मुकाम पर पहुंची हैं। आपको वर्ष 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। हम संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल होता है रंगमंच पर अभिनय, एक फिल्म और रंगमंच पर अभिनय जो करते हैं, दोनों में क्या अंतर है और कितना मुश्किल है? देखिए अंतर, एक तो हमको रंगमंच, देखिए फिल्म में भी मैं काम की हूँ। जी। तो कुछ एक बहुत इसलिए नहीं कि या मौका मिला भी तो मैं कि नौकरी परिवार। जी। तो इतना सब करके हम कहीं बाहर जा करके कहीं शूटिंग इतना समय नहीं दे सकते थे। लेकिन थोड़ा बहुत जो मैथिली में कार्यक्रम हुआ तो कुछ भोजपुरी में भी किया और ये सब तरह का हुआ। तो रंगमंच में हम जब मंच पर जाते हैं तो क्या होता है, उसका रिजल्ट तुरंत हमको मिल जाता है ना। प्रतिक्रिया जो कुछ दर्शक जो है वो तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। जी। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है।
मतलब लगता है ना अभी अब रिहर्सल तो 1 महीना 2 महीना चला, रोज़ रिहर्सल हो रहा है, सारा काम छोड़ करके, बच्चा छोड़ करके स्कूल से आई, फिर रिहर्सल में गई, रिहर्सल से जा कर के घर गई, फिर खाना बनाई, बच्चों को खिलाई, ये सब ऐसे इन सब कामों को निपटा कर फिर रिहर्सल करना जी। फिर नाटक वैसे ही थोड़े होता है, नाटक करो, लोगों को बुलाओ, कार्ड दो। हम लोगों का तो ऐसा नाटक होता था, पैसा नहीं, आजकल तो सरकारी अनुदान भी जहाँ तहाँ ले रहे हैं जी। उस समय कुछ नहीं, हम लोगों की शुरुआत हुई घर घर जाके चंदा मांगना, उनको बुलाना, फिर याद दिलाना, आज नाटक है, आइएगा, जरूर आइएगा। बिल्कुल, कितना मतलब कठिन परिवेश कठिन है जी। और उस समय तो ना फोन हुआ करता था, ना कुछ नहीं, फोन कहाँ, वो के लिए केवल चिट्ठी, फोन सबके पास तो सबके पास था भी नहीं। तो लोग देखिए, लोग जब अभाव रहता है ना तो लोग संघर्ष भी करते हैं, बिल्कुल। और जब सुविधा हो जाती है ना तो लोग थोड़ा आरामदेह हो जाते हैं जी जी। यही आराम दुख का कारण है। बिल्कुल, संघर्ष करने पर कई एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही, हम कहते हैं ज्यादा आराम दुख का कारण है। बिल्कुल, ज्यादा सुख भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, दोनों के लिए दुखदायक, समाज के लिए भी। बिल्कुल। अब जैसे मैं 10 जगह गई, चंदा लाई, काट दी, तो 10 आदमी, इतने लोग तो परिचित हुए, इतने लोग हमको जानते हैं या हम उनको जानते हैं, नए लोगों से मिले, उसके बाद उनके पारिवारिक दुख सुख को समझी, उनके पास उनकी क्या समस्या है, मेरी क्या समस्या है। हम लोग अब ऐसे जुड़ गए कि जैसे परिवार का एक आदमी है, बिल्कुल पारिवारिक घर का, जैसे अपनी बहन है, अपना भाई है, अपना भाभी है, इस तरह जुड़ गए, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तब जी तो बहुत अच्छा था जी। अब तो मान लीजिए फोन कर दिया, चाहे अब तो फोन भी नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर भेज दिया, जहाँ फला दिन आना है, फला कार्य करना, उसी पर सुख दुख व्यक्त करते हैं। शादी ब्याह में भी जब वही चल रहा है तो और क्या बात हुआ, तो भावनात्मक जुड़ाव कम हो जाता है। उस तरह का भावनात्मक जो जुड़ाव है वो समझिए जो समाप्त प्राय है। बिल्कुल, भावना से बहुत कम लोग जुड़ते हैं, तो यही बात है। तो उस समय में हम लोग चंदा भी, और हम खास करके मैं वो उस समय में जैसे नाटक हम लोग करने लगे तो बच्चों के साथ भी लगा, जैसे छोटा छोटा बच्चा जो मंच पर आता है तो उसका अभिनय लोग बहुत आकर्षित करता है। छोटा बच्चा कुछ बोला, कुछ अभिनय किया तो उसका बहुत एक अच्छा लगता है, बहुत लोग उस तरफ खींच जाते हैं, बच्चा बहुत अच्छा किया, मनमोहक लगता है जी। घर में भी हम देखते हैं बच्चों से लोग बातें करना चाहते हैं जी। तो उस तरह होता था। तो अपने जो हमारे टीम थे नाटक के, वो क्यों नहीं एक कुछ ऐसा नाटक होना चाहिए बच्चों द्वारा ही हो। अच्छा, नाटक है बच्चों का, बाल नाटक नहीं है, लेकिन अभिनय करेंगे बच्चे, अभिनय बच्चा ही करेंगे, जैसे बूढ़े बुजुर्ग का अभिनय, अच्छा, पंडित का या इस तरह का है ना। तो इस तरह का सास ससुर बनना, छोटी बच्ची सास बन रही है, छोटा बच्चा ससुर बन रहा है या दादा बन रहा है, पंडित बन रहा है, इस तरह का। तो वो बहुत ही सफल हुआ, बहुत सफल हुआ। ये भी एक नवाचार लाया गया, नाटक लाया गया हमारे मैथिली में, यहाँ खूब हुआ। तो इस तरह जो है नाटक, और जो नहीं निकलती थी, बहुत लड़कियां नहीं, नाटक करने का मन है लेकिन वो आ नहीं पा रही है, समाज नहीं, अपने परिवार का ही, परिवार से जी। क्योंकि मैं भी नाटक करती थी, जो आज जैसे मंच से उतर के लोग सेल्फी लेता है, फोटो खींचता है, फला कुछ उस समय कुछ नहीं। लोग नाटक के मंच से उतरने के बाद छुप छुपा के सीधे घर चली जाती थी। ये कितने कड़े संघर्ष की कहानी आप बता रहे हैं, आज के कलाकार ये सोच नहीं सकते। कई बार ऐसा हुआ कि जैसे पहले चेतना समिति का नाटक होता था, बड़ा बड़ा जो विद्यापति पर, उसमें बहुत बड़ा मंच होता था, बहुत बड़ा। तो उसमें जब नाटक, बस सरकारी बस होती थी लोगों को घर पहुंचाने के लिए, जब बस में चढ़ी बच्चों के साथ, छोटा छोटा बच्चा था, तो कहा कि जो है आप ही के जैसे एक थी अभी मंच पर। हम कह रहे हम कहाँ रहेंगे भाई, तो नहीं आप नहीं थी ना, कोई होगी। अपनी पहचान आपको छुपानी पड़ रही थी। आज के दिन भी देख लीजिए, आपको मैं कह रही हूँ, आज के दिन भी मैं गांव या कहीं जाती हूँ, ये नहीं कहती हूँ कि मंच पर मैं नाटक कर रही हूँ। नाटक
कर रही हूँ बहुत लोग नहीं जानते हैं। अब रेडियो से मतलब है तो वो गाना गाती होंगी, हाँ, मतलब हाँ, सीधी सी बात, जो रेडियो का मतलब है जो ये गीत गाती है आप ना जी, हाँ ठीक है, जो समझे वही सही। तो आज भी गांव का परिवेश उतना सहयोगात्मक नहीं हो पाया है। अभी भी गांव क्या शहर का भी है। कौन गार्जियन चाहेगा जब मेरा बच्चा नाटक करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और भी कुछ करे? नाटक क्यों करेगा? नाटक से क्या लाभ है? समय बर्बाद करेगा। जिस नौकरी ऐसी हो जिससे पैसे मिले। पैसे, अब नाटक से क्या? लेकिन वो एक समय था जो बच्चे भी नाटक करते थे, माता पिता के बिना चाहने से भी छिप के वो लोग रिहर्सल करता था। और लड़कियां तो आती ही नहीं थी, तो जब नाटक हम लोग शुरू करते थे, जो लड़कियां कितना चाहिए क्या, तो हम लोग जैसे चंदा अभियान से ये फ़ायदा हुआ, तो चंदा अभियान में जो जाती थी तो वो कुछ लड़कियां कहती थी, अरे नाटक हमको भी करने का तो मन है, लेकिन थोड़ा कहिए ना, माँ से बात कीजिए या दादी से बात कीजिए। बात करती थी, कहती थी नाटक करेगी इससे होगा। हम कहे क्यों नहीं होगा, जाने दीजिए इसको। अब बहुत से ऐसे अभिभावक हैं उस समय, जो श्रोता बंधु हैं, वो अगर उनकी जानकारी होगी तो वो बच्चों को इसलिए जाने देते थे कि पूछते थे आप वहाँ रहेंगी? हम कहे हाँ, हम तो रहते ही हैं जी। यदि मैं उस रिहर्सल में नहीं रहूँगी या नाटक में नहीं रहूँ, नाटक में नहीं भी रिहर्सल में बैठना है हमको जा करके, इसलिए कि इन बच्चों को ले जाना है, सुरक्षित रखें, ले जाना है, फिर घर पहुंचाना है जी। तब नाटक होता था जी। छोटे छोटे बच्चे जो हैं जिनसे नाटक करवाया जाता था, वो कोई बंगला भाषी हैं, कोई पंजाबी बोलता है, कोई कश्मीरी है, वो सब मैथिली बोलता था। जी जी। उसको सिखाया जाता था, इतना अच्छा अभिनय करता था, पता ही नहीं चलता था कि ये पंजाबी है या कश्मीरी लड़का, दूसरी भाषा भाषी है। जी बिल्कुल। अब जिसमें तो रिहर्सल कराने में कलाकारों का, जो निर्देशक होते हैं, उनका बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये सब जो है, जो जीवन का है, वो तो समझिए सचिन जी, जो लगता है अगर सब कुछ एक एक करके अगर मैं पन्ना उल्टाते जाऊं तो एक बहुत बड़ा, जी, बहुत बड़ी पुस्तक का रूप ये ले लेगा। और हम देखते हैं, हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप इतने संघर्ष और इतने नवाचार की साक्षी रही हैं। आप अपने आप में हम कह सकें कि नाटक की एक जीती जागती मूर्ति हैं। किस प्रकार नाटक ने, रंगमंच ने, साहित्य ने अपना स्वरूप लिया, उस समय से आज तक का जो स्वरूप है वो हम देख रहे हैं। और इन्हीं सब संघर्ष की कहानी जो हम सुनते हैं तो हम प्रेरित होते हैं। आपने भी बताया कि कई महिलाएं भी आपसे प्रेरित होकर आगे आई। ज़रूरी नहीं कि नाटक की होंगी, लेकिन पढ़ी लिखी होंगी ज़रूर आपसे प्रेरित होकर। नहीं, उस समय नहीं भी कर सकी तो अब वो खुल के कर रही हैं। जी बिल्कुल, वो आप एक एग्जाम्पल के रूप में उनके घर में देखी, लेकिन की नहीं। अब उनको लगता है हमको करना चाहिए तो कर रही हैं बिल्कुल। और अब तो माहौल काफ़ी सकारात्मक हो गया, सकारात्मक हो गया। फिर भी आप जितना सोचते हैं उतना नहीं हो पाया है, उतना होगा भी नहीं, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत बाध्यता है। बच्चे हैं, परिवार हैं, और नाटक काफ़ी समय लेता है। और मेरे समझ से एक सोशल मीडिया का भी कुप्रभाव पड़ा है, जो मोबाइल पर ही सारे लोग व्यस्त हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अब समय देखने का, न करने का उतना समय नहीं देना चाहते हैं। जी, उतना समय, उतना संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। और इसलिए रंगमंच जो है वो थोड़ा आज क्या कहें, जो निर्देशक हैं, ये जो कलाकार हैं, वो थोड़ा सोच के थोड़ा सा निराश हो रहे हैं, मायूस हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। जो कैसे नाटक करें, कैसे क्या हो, लोग कैसे इसमें बहुत फिर से कैसे जुड़ें, वो वाला माहौल आ जाए जी, तो इसके लिए लोग प्रयासरत हैं। लेकिन भगवान ईश्वर करें जो आ जाए वो माहौल, बिल्कुल, वैसा माहौल आ जाए। और फिर हम बैठ कर नाटक दर्शक के रूप में ही रहते हैं। बिल्कुल, वो आनंद आपको मिले। हाँ जी, अब हम भी ऐसी कामना करते हैं। भूमिका अब दर्शक की भूमिका होती है। बिल्कुल, और मार्गदर्शक की भूमिका, केवल दर्शक नहीं, आप मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। लेकिन इन सारे संघर्षों का, और हम कह सकते हैं कि आपके अनुभवों को भारत सरकार
परिवार ने पहचाना और वर्ष 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया। महामहिम राष्ट्रपति से आपने पुरस्कार ग्रहण किया। कैसा क्षण था? बिहार के लिए तो हम लोग गौरवान्वित हैं। क्या कहें, ये तो कभी मैं सोची भी नहीं थी जी। नाटक जब हम लोगों का शुरुआत हुआ या अभी तक नाटक से कुछ मिलेगा ये तो कभी सोची ही नहीं जी। कुछ भी मिलेगा, कुछ मिलने की चाह नहीं थी, कभी सपने में भी नहीं। जी जी। बस नाटक करना है, नाटक करना है, रंगमंच कैसे आगे बढ़े। तो फिर ये सब तो सोच ही नहीं थी। चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एकाएक मुझे तो कुछ पता नहीं था, एकाएक कहीं से सूचना मिली जी। जो ऐसे ऐसे आपको, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आपको संगीत नाटक अकादमी मिला है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। हम कह अरे क्या कर रही हो? नहीं, जैसे कि रंगकर भी लोग हैं वो अधिक मुझे माँ ही कह के पुकारते हैं, और सब बेटी की उम्र की, बेटा बेटी की उम्र के ही है सब। तो वही सबसे पहले हमको, मैं नाम लेना चाहूँगी जी, सोमा चक्रवर्ती जी। वो हमको फ़ोन की रात में, जो माँ आपको मिला है संगीत नाटक अकादमी, क्या कर रही हो? हाँ। हमको बात क्या कर रही हो तुम? तो नहीं, मैं अभी करीब 10 साढ़े 10 बजा होगा, 11, अभी मैं सोची सबसे पहले मैं सूचना दूँ। जी जी। कि चलो क्या तुम कर रही हो। खैर बोली फिर मैं बात को, फिर मेरे गांव से रहिका से एक कवि हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कृत वो भी हैं जी, उदय चंद्र झा विनोद। जी जी। नाम सुना? जी बिल्कुल। हाँ, सुनने को आया होगा। तो वो फिर फ़ोन किया, प्रेमलता ऐसे ऐसे आपको मिला है। तब लगा जो सही ही होगा, सही बात जब है। ये बोल रही है फिर वो बोल रहे हैं, और उसके बाद तो बहुत सारे जी, लोग, फिर तो वो मीडिया में आ गया और बहुत लोग बधाई का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन पहले या अब मेरे गांव के जो थे वो, या अब वहाँ जाना है क्या कहाँ, अब अंदर से जो जैसे मंच पर पहल जैसे नाटक में मंच पर गई तो जैसे दुख कर रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा, असमंजस की स्थिति बनी रहती है, एकदम बहुत भारी असमंजस की स्थिति, कैसे क्या होगा। लेकिन अब तो जाना है तो जाना है जी। जो उसकी प्रक्रिया है, जी जी, उसकी जो प्रक्रिया है, कैसे जाना है, क्या औपचारिक प्रक्रिया तो पूरी करनी होगी। वो सब जो हुआ आया, और फिर मैं गई वहाँ पहुँची, फिर वहाँ भी रिहर्सल कराया गया कि कैसे आप जाना, बहुत जो प्रोटोकॉल हैं, पूरे देश के लोग थे, कलाकार थे, पूरे देश के लोग थे, बिल्कुल। हाँ, बहुत आर्टिस्ट थे, बहुत बुजुर्ग भी, बीमार भी, हाँ, बहुत तरह के, सब तरह के लोग थे। क्योंकि ये तो सम्मान काफ़ी एक्सपीरियंस होने के बाद मिलता है, तो लोगों की उम्र काफ़ी हो जाती है। हाँ, बहुत कुछ बीमार भी थे। तो गई, फिर वहाँ भी रिहर्सल कराया गया। लेकिन जब वो मेरी जो स्थिति थी उसमें जो थे वो सपोर्ट करने वाले, मंच पर ले जाने वाले, तो बताया कि क्या व्हील चेयर ला दें? कि नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसी भी स्थिति अभी नहीं आई है, ऐसी स्थिति नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगी, चल कर जाऊंगी। लेकिन मैं गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत, क्या कहें, अच्छा क्या लगेगा, अब सौभाग्य की बात है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे दृश्य बचपन से अभी तक के सारे दृश्य आपको उस समय घूमते होंगे। हाँ, कि किस प्रकार छिपा के नाटक करना, और आज इतना बड़ा सम्मान, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कौन कैसे हमको मिल गया, ये कौन कैसे क्या, मतलब कहने के लिए कोई कुछ शब्द नहीं मेरे पास। बिल्कुल। तो मैं वहाँ मंच पर पहुँची, जो माननीय राष्ट्रपति, वो बधाई दिया जी, मैं भी उनको धन्यवाद दिया जी जी। फिर फोटो खिंचवाई जी जी। उसके बाद प्रोटोकॉल के तहत फिर हाँ, लोग उतार करके हमको फिर चेयर पर बैठा दिया। जी बिल्कुल, यही तो बात हुई। फिर जो बच्चे थे, जो वहाँ कलाकार लोग थे, वो
जो होता है आजकल का, चलो सेल्फी, माँ इधर आओ, माँ इधर आओ, सबकी तो मैं माँ ही थी वहाँ। जितने बच्चे थे, जितने लड़के, वहाँ दिल्ली के भी जी। एक वाक्य आपने सुनाया कि नाटक करके उतरती थी तो छिप छिपा के जाती थी कि मैं नहीं थी मंच पर, और आज मंच पर इतने बड़े, मैं कहूँ कि सर्वोच्च मंच पर आपको सम्मान मिला और लोगों ने आपका अभिनंदन किया, स्वीकार किया। वहाँ जो दिल्ली के जितने मतलब जो आ सके सबको तो पहुँचना, सबको तो आने भी नहीं दिया जाता, जो पहुँच सके कलाकार लोग मैथिली के, चाहे वहाँ जो संगीत नाटक अकादमी के ही बीच जो लोग थे, अधिकारी चाहे जो भी थे, जो हमसे मिल सकते थे, सब लिपट के फोटो ले रहा है, बतिया रहा है सबके साथ। अब तो लगा जो मैं कहाँ हूँ। अब उस समय मैं कह सकती थी, अगर कोई पूछता तो मैं कहती मैं कहाँ हूँ, अब कोई हमको बता दे। क्या कहें, ये भी इस तरह रोमांचक अनुभव, एकदम रोमांचक अनुभव है। उसको क्या मैं कहूँ, ऐसा अनुभव है उसको अब शब्दों में बयां करना मुश्किल है जी। और आप, मैं देख रहा हूँ कि आप भावुक भी हो रही हैं बहुत जी। तो पूरा बिहार, पूरा भारतवर्ष आपके इस संघर्ष के लिए आपको धन्यवाद करना चाहता है। आकाशवाणी की पूरी टीम आपको धन्यवाद करना चाहती है कि आप इतने लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी हैं और निरंतर आज भी आप रंगमंच से जुड़ी हैं। आप खुद कलाकार भी हैं और मार्गदर्शक मंडल में भी आप एक्टिव रहती हैं रंगमंच पर। देखिए सचिन जी, मैं भी सारे जो श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक रहे हैं, आकाशवाणी मेरी जो है मातृ संस्था आकाशवाणी है जी। अगर कोई कहेगा मुझे कि नाटक करना है, फिल्म करना है, सीरियल करना है या आकाशवाणी जाना है, तो मैं सबसे पहले आकाशवाणी का नाम लेती हूँ जी, क्योंकि ये मातृ संस्था है। किसी को मैं कहती हूँ, देखिए आकाशवाणी से जो मेरा जुड़ाव है या स्नेह है वो कहीं दूसरे जगह नहीं, न मिला और न मिलेगा। तो इसलिए अब मैं तो जी, मैं आभार व्यक्त करता हूँ आकाशवाणी की तरफ से आपका कि इतना सर्वोच्च स्थान आपने इस संस्थान को दिया है। और इस संस्थान ने भी, जैसा कि आपने बताया, कि आपको बहुत सारी सीख दी है। मूल तो यही है जी, मूल तो यही है जहाँ से मैं निकली जी। अगर आकाशवाणी से नहीं जुड़ती, यहाँ नहीं आती, तो फिर तो ये सब संभव ही नहीं था। तो मूल तो यही है जी, बिल्कुल। और यही मेरे श्रोता हैं आदरणीय, या मैं नाटक की तो दर्शक जो थे सो, तो इन लोगों ने मुझे उत्साहित किया मेरे मंच पर जाने से, या जो भी मेरी जो विविधता रही का अपना जीवन में, जो भी उस सबको स्वीकार किया। तो अगर समाज स्वीकार नहीं करता, लोग स्वीकार नहीं करते, परिवार भी स्वीकार किया, मेरे बच्चे भी सहयोग दिए जी, तो मैं आपसे आज जो बात कर रही हूँ ये संभव नहीं था जी। मेरे बच्चे भी सहयोग किए। अब माँ रिहर्सल कर रही है, नाटक कर रही है, तब आएगी, तब खाना बनेगा, तब खाएंगे जी जी। ये सहयोग बहुत बड़ा, परिवार का सहयोग तो सबसे पहला सहयोग होता है, उसके बाद ही कोई पुरुष हो या महिला कोई आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। आप लगातार रंग कर्म भी कर रही हैं, आपका बड़ा लंबा अनुभव है, लेखन भी आप करती हैं, तो आगे की क्या योजना है आपकी? अभी आप क्या करना चाह रही? देखिए, जो मैं करना चाहती हूँ, सच्ची बात हो ही नहीं पा रहा है। अब इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, हो ही। अब मैं लिखना चाहती हूँ जी, जो ये सब जो अनुभव घटना, कैसे मैं बड़ी हुई, कैसे मेरे पिताजी, कैसे मेरी माँ कितना संघर्ष किया, समाज, घर में सास ससुर का भी सहयोग रहा, यानी समाज का सहयोग रहा, कैसे मेरे शिक्षक थे, किस तरह उस समय का माहौल था। आज के जैसे बहुत सारी किताबें मिल रही हैं, बहुत सारा गेस्ट पेपर, ये सब था थोड़े पहले उस समय में कुछ भी नहीं था, पत्र पत्रिकाएं कुछ भी नहीं, बहुत सारे जो पौराणिक धर्मशास्त्र वही सब होता था, है ना। ये सब कुछ नहीं होता था। गंगा महात्म, कार्तिक महात्म, ये सब तरह का कुछ जो है, और भी है दुर्गा सप्तशती, ये आजकल का जो कुछ है वो सब तो उस समय था ही नहीं। अगर था भी तो सबको उपलब्धता की कमी थी। तो उस समय मेरे माता पिता मुझे इस तरह प्रोत्साहित किया,
हमको लेके संघर्ष किया, और वो कुछ देख भी नहीं सके, कुछ भी नहीं देख सके। मैं 9th में ही पढ़ती थी, 10th में गई थी, मेरे पिताजी का देहांत हो गया जी। और मैं 63 में मैट्रिक पास की हूँ। 2 साल के बाद मेरी माँ भी चली जी। तो उस समय तक तो मैं कुछ भी नहीं थी, संघर्ष की शुरुआत हुई थी। उस समय वो लोग नहीं रहे, तो कोई नहीं रहे, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही दुखद घटना जी। जब उन लोगों ने इतना संघर्ष किया एक संतान के लिए। आजकल सब चाहता है बेटा हो बेटी नहीं हो, लेकिन उस समय मेरे पिताजी को अगर कोई पूछता था, जो वैद्य जी आपकी ये कन्या है, उस समय बेटी को कन्या कहा जाता था हमारे यहाँ, जो वैद्य जी आपकी ये कन्या है, बालक रहता तो कितना अच्छा होता। कहते हाँ ऐसे मत बोलिए, यही मेरा बालक है। वाह। अब सोच लीजिए, आज से 75 साल पहले की बात है, 70 साल पहले की बात है, आज से 70 साल पहले। नमन है ऐसे माता पिता को जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। वो समाज से लड़ते रहे जी, और बेटा बेटी में उस समय भी फर्क नहीं किया, जो कि हम लोग आज भी बहुत क्रूर कहानियां सुनते हैं। आज तो समझिए जो ऐसी कहानियां सुनने को मिलेगा कि हृदय द्रवित हो जाता है। बिल्कुल। तो उस समय आप सोचिए कितने वो महान थे। बिल्कुल। उनकी सोच कैसी थी। बिल्कुल। मेरे शिक्षक कैसे थे, मेरी माँ कैसी थी। अब ये सब मन में आते रहता है, लगता है कैसे इसको कलमबद्ध किया जाए जी। वो हो नहीं पा रहा है, तो इसके लिए बहुत अफसोस हो रहा है जी। लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही आप ये भी काम पूरा करेंगी, और जब ये एक पुस्तक के रूप में आएगा, एक धरोहर, एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में लोग इसको पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी लाभान्वित करेगा समाज को। तो मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि आप ज़रूर ये काम करें। इस शुभकामना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह आपका सोच है। ईश्वर करे जो आपका जो मेरे प्रति शुभकामना वो सफल हो जाए। बिल्कुल, हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि आप ये काम ज़रूर सफल करें और समाज के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। अंत में चलते चलते हम अपने श्रोताओं के लिए जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगी सबको, पूरे समाज को, कि संस्कृति से जुड़ें, रंगमंच से जुड़ें और ऑफलाइन भागीदारी समाज में करें? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शुरू से मेरी ऐसी जो जिस क्षेत्र में मैं गई उसमें हमको लगा जो आजकल के जो बच्चे हैं या युवा हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, लड़कियों के लिए भी मैं कह सकती हूँ, लेकिन लड़कों के लिए थोड़ा ज़्यादा अधिक समय बर्बाद करते हैं। वो जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया, मोबाइल पर वो छोड़िए, लेकिन ये तो आज आया है। लेकिन मैं शुरू से भी जब बहुत एक्टिव थी, तब भी मैं चाहती थी जो बच्चे जो हैं वो समय बर्बाद करते हैं, कहीं खड़ा सब चार मिल करके बातचीत कर रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है, या और तरफ उनका ध्यान जा रहा है। अगर वो अपने पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त कुछ और दूसरा इस तरह के नाटक है या रचनात्मक कार्य इस कार्य में अगर लगें तो उनकी पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, उसमें सफल हो सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब बच्चे रंगमंच में आते हैं या इस सांस्कृतिक क्षेत्र में आते हैं तो उनकी समाज में एक पहचान बन जाती है। बिल्कुल। फलाना संगीत सीख रहा है, फलाना नाटक कर रहा है, तो उससे क्या एक फ़ायदा है, जो वो फिर समाज में जो उनकी पहचान बनती है तो वो सोचने लगते हैं कि ये परीक्षा में या हम पढ़ाई में भी अच्छा करें, इसलिए कि अगर मुझसे अच्छा नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो जी, पढ़ाई में क्या कर रहे हो, या कुछ भी जो एग्ज़ाम दे रहे हो कैसा चल रहा है, तो हम क्या जवाब देंगे। तो मैं शुरू से भी जो लड़के होते थे कॉलेज, यहाँ पटना में ही, पटना कॉलेज के छात्र हैं, ये जो सब कॉलेज है वहाँ के जो जहाँ भी जो पढ़ रहे हैं, उनको कहते थे नाटक कीजिए ना, नाटक करो ना। अब कोई आता था कहता था हमसे नाटक होगा, हम क्यों नहीं होगा, आओ नाटक करो, ठीक है, हम कहे सुनो ऐसा करो, रिहर्सल चल रहा है, रिहर्सल में आओ देखो, और तुम्हारे लिए जो भी
भूमिका जो निर्देशक है निर्धारित होगी, उसको तुमको दिया जाएगा जी, और तुम उसका निर्वाह करोगे। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर पे जाके भी मिलते थे, जो हमको भी नाटक करना है, हम ले सकते हैं कि क्यों नहीं भाग ले सकते हो, आइए फलां जगह आइए जहाँ रिहर्सल चल रहा है, आइए ना नाटक कीजिए। मतलब लड़कियाँ हम भी नाटक करेंगे, माता पिता से जिद। एक लड़की तो ऐसी थी जो हमको नाटक करना है, हमको बुला के ले गई अपने घर, जो अभिभावक को समझाने के लिए। हाँ, समझाने के लिए जी। जो कहिए अब वो लोग थोड़ा और भी कट्टर जी, तो विरोधी, कट्टर विरोधी, मतलब लड़कियां जो मंच पर जाएंगी उसके विरोधी। पढ़ाई लिखाई तो कर ही रही थी जी। और उसके बाद वो नाटक की बहुत अच्छा सफल हुई। और बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो थोड़ा बिगड़ैल टाइप के, मैंने पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते थे, परिवार का भी कुछ ऐसा सहयोग नहीं करते थे, व्यर्थ ही समय बर्बाद। हाँ, वो नाटक में आए और पढ़ाई में भी सफल हुए और पारिवारिक स्थिति भी उनकी बड़ी अच्छी है जी। और कहा भी जाता है कि बिना कला के तो मनुष्य पशु समान है, कला तो होना जरूरी है। और नाटक करने से तो बहुत कुछ आ जाता है ना, नाटक में बहुत कुछ है ना। नाटक में सिर्फ अभिनय ही तो नहीं है, कैसे नाटक होगा उसका इंतजाम करना, क्या मैनेजमेंट स्किल्स आ जाते हैं, सब कुछ आ डिसिप्लिन आ जाता है, अनुशासन, कैसे अनुशासित रहना है उसमें। और अच्छा, याददाश्त भी बढ़ती है जब डायलॉग याद करते हैं। और मंच पर तो कलाकार अकेले तो नहीं होता है, कोई और भी तो उसके साथ होता है। तो उसको सहयोग करना, बिल्कुल उसको सहयोग करना, एक दूसरे का कैसे सपोर्ट करते हैं, ये सब भी तो सीखने को मिलता है। एक सामाजिक भावना दायित्व तो पूरा बन जाता है जी। तो ये सब भी होता है जी। तो इसलिए बहुत बच्चे इस क्षेत्र में आए। और लेकिन एक बात है, हमको आज का ये अच्छा नहीं लगता है, मतलब मुझे पसंद नहीं है, जो नाटक इसलिए करेंगे कि हम सीरियल में जाएंगे या फिल्म में जाएंगे, ये हमको अच्छा पसंद नहीं है। अगर नाटक करते हो तो मन से नाटक करो जी। ये नहीं कि 2-4 नाटक किए या एक नाटक किए उसके बाद चले गए, क्योंकि वहाँ पूछेगा इंटरव्यू में ये नाटक किए हो जी, 2-4-10 डायलॉग याद कर लिए, फिर वहाँ जा कर के बोल दिए हाँ हम नाटक किए, फला नाटक किए, फला नाटक किए। उससे नाटक का भला तो होगा नहीं, रंगमंच का भला नहीं होगा, भला नहीं है। बिल्कुल। इसे आप एक सीढ़ी के तरह उपयोग करके फेंक ना दें। हाँ, तो ये हमको बहुत बुरा लगता है। बहुत ऐसी जो सामाजिक व्यवस्था क्या कहिए, सोच व्यवस्था क्यों, सोच जो ऐसा जो सोच है, ये गार्जियन भी मान लीजिए नाटक करने के लिए लड़की या लड़के को दिए तो ठीक है करो, उसके बाद तुमको फिल्म में जाना है, सीरियल में जाना है, तो फिर रंगमंच कहाँ जाएगा जी। रंगमंच की आत्मा बरकरार रहनी चाहिए और वो तभी होगी जब समर्पित होंगे। ठीक है, फिल्म करो, कोई बात नहीं है, लेकिन रंगमंच को छोड़ो नहीं जी। अगर रंगमंच से शुरुआत है तुम्हारी, रंगमंच तुम्हारा शुरुआती है, रंगमंच से तुम काम शुरू किए हो, इससे तुम कुछ सीखे हो, इससे तुमको कुछ मिला है, तो मिला है तो उसका फिर अनदेखी मत करो। बिल्कुल, रंगमंच से जुड़े रहो, करो, फिल्म भी करो, कोई बात नहीं, ठीक है करो, अच्छी बात है, आगे बढ़ना ही है, सबको आगे बढ़ना है। लेकिन नाटक या फिल्म या सीरियल के लिए ही नाटक करना है जी, ये नहीं होना चाहिए जी। तो हम तो यही कहेंगे सबको, नहीं भाई नाटक करते हो तो करते रहो, जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले। हमारे बहुत भी ऐसा आदर्श बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो कि बड़े बड़े उनका बहुत बड़ा उनका नाम है, लेकिन फिर भी जब उनको मौका लगता है तो नाटक करते हैं। बिल्कुल, कई ऐसे बड़े कलाकार हैं जो आज भी रंगमंच से जुड़े हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं रंगमंच के प्रति। जो रंगमंच ही हमको इस लायक बनाया है कि आज मैं इस स्थिति में हूँ जी। और आप तो एक उदाहरण हैं, साक्षात उदाहरण हैं रंगमंच के कलाकार के रूप में और प्रेरणा की स्रोत हैं। तो बहुत सारी बातें आज आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, काफ़ी मार्गदर्शन आपने दिया, लोग ज़रूर लाभान्वित होंगे आपके संघर्ष को सुनकर, आपकी सफलता के मुकाम को देखकर। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग रंगमंच से जुड़ें
और जो भी कला के क्षेत्र हैं जिसमें भी आपकी रुचि है, किसी न किसी कला पढ़ाई के अलावा वो ज़रूर करना चाहिए। तो वर्ष 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ रंगकर्मी लेखिका प्रेमलता मिश्र प्रेम जी आज हमारे स्टूडियो में आई और अपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपको भी, जो आप इतना अच्छा बहुत पुरानी बातों को निकाला, मुझसे कहलवाया और फिर मैं उस ज़माने में चली गई जहाँ से शुरुआत हुई थी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, पुनः हम आपका आभार व्यक्त करते हैं।